हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पारिस्थितिकी चैप्टर में। इससे संबंधित जितना भी मैंने वीडियो बना लिया हूँ बायोलॉजी का लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, वो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पारिस्थितिकी का। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रतिस्थापित किया था किसने? तो रीटर ने किया था। किसने किया था? रीटर ने किया था। ओके, फिर से सुनिए। पारिस्थितिकी शब्द यानी इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रीटर ने किया था। ओके, नेक्स्ट है जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है। और पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग इकोलॉजी का रीटर ने किया था। ओके, रीडर नहीं, रीटर। और ये क्या है पारिस्थितिकी? ये जीवधारी और उसके वातावरण के बीच जो अंतर अभिक्रिया होती है ना, यानी दोनों के बीच में जो रिलेशन होती है उसके बारे में बताता है। कौन? पारिस्थितिकी। ओके, इसके किसके बीच? तो जीवधारी और उनके वातावरण। ओके, नेक्स्ट है स्व पारिस्थितिकी यानी ऑटो इकोलॉजी का मतलब क्या है? ऑटो इकोलॉजी का मतलब है आपका व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन करना। ठीक है, सॉरी, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकल अध्ययन करना। स्व पारिस्थितिकी यानी ऑटो इकोलॉजी का मतलब क्या है? ऑटो का मतलब है तो व्यक्तिगत, ओके, पर्सनली। ठीक है, तो व्यक्तिगत जीवधारी की पारिस्थितिकी अध्ययन करना ऑटो इकोलॉजी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था? तो सबसे पहले इकोसिस्टम का यूज किसने किया था? तो एजी टेंसले ने किया था। पारिस्थितिकी की रीटर ने शब्द की यूज किया था। ओके, जबकि पारितंत्र यानी ऑटो पहले इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो एजी टेंसले ने किया था। ओके, नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लिए सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम के लिए सही परिभाषा है वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं। इकोसिस्टम का मतलब ये है, नाम से ही पता चल रहा है इकोसिस्टम यानी पूरे इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बताता हो। इकोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंट के बारे में बताता हो, यानी इन्वायरमेंट यानी जिसमें वो रहते हैं। ओके, उसी को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं, यानी वातावरण के साथ साथ जीवों वो का समुदाय जिसमें वे रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहा जाता है, पारितंत्र कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका पारितंत्र दो घटक कौन सा है इसमें? तो पारितंत्र का दो घटक है, जीवीय और अजीवीय। ओके, पारितंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब होता है जिसमें जीव और अजीव दोनों रहते हैं। ठीक है, जीव और अजीव दोनों रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? अजीवीय यानी अजीवीय जिसमें केमिकल संबंधित होगा। ओके, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं होगा। तो देखिए क्लोरेला भी, जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता ही है, जैसे पेड़ से पाया जाता है, पत्तियों में जीवाणु भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बैक्टीरिया हो गई, ये मानव तो है ही। जल ही इसमें अजीवीय घटक है। जल जो होगी इसमें अजीवीय घटक होगी। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह
के बारे में कौन सी श्रृंखला सही घटक है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किस ओर प्रस्थान करती है, एक से दूसरे में। अब पता है कि हर स्टेप में 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ये चीज कोई खास बात याद रखिएगा। ओके, तो इसका है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। पहला क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे जाएगा, तो पहला उत्पादक होगा, दूसरा उपभोक्ता होगा और तीसरा अपघटक होगा। ओके, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होगा, तो पूछेगा तो क्या बोलिएगा, पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक। ओके, इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है बताइए, जैसे घास। ओके, फिर घास को बकरी खाएगा और बकरी का फिर क्या होगा, आदमी खाएगा। ओके, तो इसको अपघटक का मतलब घटने लगेगा, हालांकि अपघटक का मतलब टूटना होता है, लेकिन इसको मैं ट्रिक से समझा रहा हूँ कि अपघटक का मतलब ये होता है कि उसको कौन तोड़ देगा, खा जाएगा। जैसे उत्पादक घास हो गया, तो घास को भी तो तोड़ रहा बकरी, तो बकरी उपभोक्ता हो गया, उपभोक्ता फिर अपघटक होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका खाद्य श्रृंखला में कौन सा प्रोसेस होता है। खाद्य श्रृंखला में पहले उत्पादक होता है, फिर उपभोक्ता होता है, फिर अपघटक होता है। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता और फिर अपघटक, ये खाद्य श्रृंखला का क्रम विस्तार है। ओके, नेक्स्ट है किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते क्या है। श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, प्रथम उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होते हैं। ओके, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में बोल रहा हूँ, पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है। पारितंत्र में उत्पादक का कार्य होता है सौर ऊर्जा को पकड़ना और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। सौर ऊर्जा को क्या करता है, ये पकड़ता है और फिर उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पारितंत्र में उत्पादक का कार्य है, पूछेगा पारितंत्र में उत्पादक का कार्य क्या है, तो सोलर एनर्जी को पकड़ना और इसे केमिकल एनर्जी में बदलना। एग्जाम्पल, जैसे सूरज की रोशनी को लेकर के फल का निर्माण करता है, तो उसके अंदर क्या होगा, केमिकल एनर्जी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत कौन सा होता है, सूर्य की रोशनी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी श्रृंखला होती है क्या, पारितंत्र में सबसे बड़ी श्रृंखला विक्रिया प्राथमिक उपभोक्ता की होती है, किसकी होती है, प्राथमिक उपभोक्ता की सबसे बड़ी श्रृंखला होती है। नेक्स्ट है वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है, पानी तथा हवा के जरिए जो भूमि हट जाता है, जैसे मिट्टी हट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरदन कहेंगे। मृदा अपरदन को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, मृदा को अपरदन करने से बचाने के लिए वनों को उगाना पड़ेगा। ओके, जिससे कि मिट्टी पकड़ के रखेगी जड़। बाढ़ से रोका जा सकता है कैसे, बाढ़ से रोका जा सकता है आपका नदियों पर बांध बनाकर और वृक्षारोपण करके, बांध बनाकर भी और वृक्षारोपण करके भी। नेक्स्ट है मुख्य मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ज्वारीय वन सुंदरवन में पाए जाते हैं। मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदरवन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक कौन सा है, तो राइजोफोरा जो है मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है, यही जो है बाहर में आकर के ऑक्सीजन लेने लगता है, कौन, राइजोफोरा। ये मैंग्रोव वनस्पति का घटक है, यानी हिस्सा है।
नेक्स्ट, समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती क्या है? समुद्र के किनारे की जो वनस्पति है वह क्या कहलाती है? तो लवणोद्भिद कहलाती है। क्या कहलाती है? लवणोद्भिद कहलाती है। लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है। ओके, समुद्र के किनारे की वनस्पति देखिए, लवण जल जो होता है, ठीक है, नमकीना यानी पानी लवण वाला, इसलिए लवण के पानी की वजह से लवणोद्भिद वनस्पति कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पत्तियां एवं धसे हुए रंध्र किसके होते हैं? छोटा छोटा पत्ती या धसे हुए रंध्र एक ही का होता है, किसका? तो शुष्कोद्भिद, यानी शुष्कोद्भिद जो क्या कहाँ पाई जाती है? शुष्कोद्भिद जो पाई जाती है डेजर्ट में, रेगिस्तान में पाई जाती है आपका, ठीक है। मरूदभिदों में लंबा मूल यानी जड़ तंत्र क्यों होता है? क्योंकि मरूदभिद का मतलब रेगिस्तान में, वो क्योंकि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने के लिए कहाँ चल जाती है? गहराई में चली जाती है, ठीक है। कहाँ चली जाती है? गहराई में चली जाती है। ओके, मरूदभिद का जो पौधा होता है क्यों चल जाता है? क्योंकि ऊपर में पानी मिलती है नहीं, इसलिए सूखने के लिए अपनी जड़ें को नीचे गहराई तक करने लगती है, यानी फैलाने लगती है। नेक्स्ट है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन की कमी के कारण निश्चित है सब लोग मर जाएंगे पौधे, तो फिर जंतु मर ही जाएगी ऑक्सीजन की कमी के कारण। नेक्स्ट है, अधिपादप। अधिपादप को इंग्लिश में एपीफाइट कहते हैं। अधिपादप को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एपीफाइट कहते हैं। ओके, एपीफाइट कहते हैं। वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है? अधिपादप जहां पर वर्षा वर्षा क्या होती है? पूरे वर्ष होती है। वर्षा जो होगी पूरे वर्ष होती है, वहीं पर एपीफाइट पाई जाती है। अधिक से अधिक याद रखिएगा। तो अधिक सबसे ज्यादा वर्षा यानी सालों भर वर्षा कहाँ होगी? चेरापूंजी जैसे इलाकों में। तो अधिक वर्षा वर्षा जहाँ पूरे वर्ष होती है। ओके, नेक्स्ट है, मेवे कोफिली एक लाभदायक सहयोजक होता है कुछ पुष्पी पादपों का। किसका? तो कुछ पुष्पी पादपों का होता है चींटियों के बीच। बोलेगा मेवे कोफिली किसके बीच लाभदायक सहयोजक होता है? तो मिर्वे कोफिली किसके बीच सहयोजक होता है? तो चींटियों के बीच होता है। किसके बीच होता है? चींटियों के बीच होता है। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है क्या? संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र सागर है, ठीक है। सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा होगा? सागर। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है कैसे? वनस्पति का उन्मूलन करके, ठीक है, वनस्पति को लगा करके, सॉरी, वनस्पति उगा करके वन रोपण द्वारा कर सकते हैं। वन रोपण के द्वारा। वनस्पति उन्मूलन का मतलब हटाना होता है, उन्मूलन का मतलब हटाना, तो वनस्पति हटाएंगे नहीं ना, लगाएंगे ना वन रोपण। नेक्स्ट है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं? तो हम तृतीय उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं हम? तृतीय या द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो जाएगी? बकरी हो जाएगी। ओके, बकरी हमारा प्राथमिक उपभोक्ता और हम द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे। रिलेशन समझिएगा यहाँ पर क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? इसमें गलती से तृतीय में आ गया था दोस्तों, याद रखिएगा द्वितीय उपभोक्ता होंगे जब हम बकरी का मांस खाएंगे तो। नेक्स्ट होती है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा प्राप्त होगी सूर्य से। सूरज का रोशनी से सौर ऊर्जा प्राप्त होगी, सोलर एनर्जी यानी। खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या है? इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा का अंतरण होता है? ऊर्जा का अंतरण होगा एक जीव से दूसरे जीव के अंदर, एक जीव से दूसरे जीव के अंदर होगा। खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या है? एक जीव से दूसरे जीव के अंदर होता है। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं किसको? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं एक जलीय पौधे को। किसको कहते हैं? जलीय पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइट्स।
ओके। और हाइड्रो मतलब वाटर से संबंधित होता है, इसलिए जलीय पौधे हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद कहलाते हैं? मरुद्भिद जो रेगिस्तानी इलाका में उगता है, तो रेगिस्तानी इलाका में करील उगता है। कौन उगता है? करील। ओके, मरुद्भिद किसे कहा गया? करील को। नेक्स्ट है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा है? तो वायु है। अजैव बोल रहा है, अजैव, ठीक है, ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो वायु होगा। बाकी ऑर्गेनिक ये भी है, ये भी ऑर्गेनिक ही है, ठीक है, तो ये गलत, ये तो है, ये नहीं है। वायु जो हो गई अजैव हो गए, इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट है, हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित किससे है? हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है बिना मिट्टी के ही वो क्या होते हैं? बड़े होने लगते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है बिना मिट्टी के ही पौधे की वृद्धि होना, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है? बिना मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है हरा पौधा। यानी सोलर एनर्जी को क्या किसमें कन्वर्ट कर देता है? यौगिकीकरण में, यानी कंपाउंडिंग में कर देता है। सोलर एनर्जी को कंपाउंड में कर देता है कौन? तो हरा पौधा करता है सोलर एनर्जी को। ओके। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने % होना चाहिए? 33.5% होना चाहिए। संतुलन पारिस्थितिकी को बना के रखना है तब। नेक्स्ट है, मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र सही है? मैंग्रोव की खेती के लिए दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल है। मैंग्रोव की खेती वहीं पर होती है, दक्षिणी 24 परगना वाला इलाका में, ठीक है, यानी परगना वाला इलाका है, मैंग्रोव की खेती होती है। ओके। नेक्स्ट है आपका एपीफाइट, बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं किस लिए भाई? तो यांत्रिक मदद के लिए, यांत्रिक यानी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए एपीफाइट विकसित होते हैं, ठीक है। एपीफाइट के का मतलब यह यांत्रिक मदद के सहारे वृद्धि करती है, यानी बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं। तो अन्य पौधे पर क्यों निर्भर होते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होते हैं। ओके, जैसे क्लाइंबर। ओके, एपीफाइट बहुत अधिक विकसित होते हैं। नेक्स्ट है पादप पालय। पादप पालय एक सुविधा है जिससे क्या होता है? पादप पालय का मतलब है नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है। नियंत्रित जो दशा है उसमें पादपों का उगना संभव हो जाता है। ओके, नियंत्रित दशा यानी एक डायरेक्शन में, ये नहीं कि इधर उधर भागने लगता है। पादप पालय ये इसी को कहते हैं। पादप पालय का इंग्लिश में फाइटोट्रॉन्स कहते हैं। फाइटोट्रॉन्स से नियंत्रित दशा में पादपों का उगना संभव हो जाता है फाइटोट्रॉन्स के जरिए। नेक्स्ट है, कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त आपका कार्बनिक कृषि है। पर्यावरण दृष्टि के अनुसार सबसे बढ़िया तो कार्बनिक कृषि ही न मानी जाती है, ऑर्गेनिक खेती। नेक्स्ट है, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित क्यों होते हैं? क्योंकि मरुस्थलीय जो कीट होती है रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं, यानी उसी समय एक्टिव हो जाते हैं मरुस्थल में रहने वाला कीट। ओके, इसलिए अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित हो जाते हैं। ओके, रात्रि के समय में जब फूल रहेगा खिल जाएगा। क्यों खिलता है? क्योंकि जो कीट है ना मरुस्थल का, वो रात्रि में एक्टिव होता है। नेक्स्ट है,
रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा क्या कहलाता है? रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा क्या कहलाता है? जीरोफाइट्स कहलाता है। जीरोफाइट्स, इसको ट्रिक से आप याद रखिएगा। रेगिस्तान में कोई पौधा बढ़ने के लिए दिक्कत होता है, दिक्कत होगा यानी वो बढ़ने नहीं देगा तो जीरो ही ना होगा, तो जीरोफाइट्स आप याद रख सकते हैं। जो पानी में वृद्धि होता है वो हाइड्रोफाइट्स कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रीनेल्स ने किया था। किसने किया था? ग्रीनेल्स ने किया था पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? सबसे स्थिर पारितंत्र महासागर कहलाता है। ओके, सबसे स्थिर पारितंत्र कौन कहलाएगा? महासागर कहलाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? तो मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? तो संबंधित पौधे की नए किस्म को उगाना होगा और पालतू पशु की नए नस्ल को विकसित करना होगा, जिससे कि जीव मंडल में जो पारिस्थितिकी है जो उसको संतुलन बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, सामाजिक वानिकी का मतलब क्या है? सहकारी समितियों द्वारा वन का प्रबंधन ही कहलाता है। सहकारी समिति नहीं, बल्कि सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उगने वाली पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना होता है। सामाजिक वानिकी का मतलब क्या है? सामाजिक वानिकी का मतलब है उपयोगी पौधे को उगाना। किसके जमीन पर? तो सहकारी स्वामित्व वाली जमीन पर, और उसका मैनेजमेंट करना, व्यवस्था करना। ओके, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा रियो डी जेनेरियो कहाँ है और कब हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है आपके पास, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? वानस्पतिक उद्यान है लखनऊ में। ओके, वानस्पतिक उद्यान कहाँ है आपका? लखनऊ में। ओके, वान और शान, इसको याद रखिएगा। वान, शान, नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? लखनऊ को। और शान किसके अंदर होता है? सब नवाब लोग के अंदर ही शान जानवे करते हैं। शान का मतलब रॉब, ठीक है, तो नवाब के अंदर। तो वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। इस प्रकार ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये तो आपको पता है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। ओके, कहाँ है? देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है क्या? पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है आपका जलमंडल। क्या होगा? जलमंडल। ये जो है पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। ओके, जल स्थल जीव सब की तुलना में जलमंडल सबसे बड़ा विशालतम इकोसिस्टम कहलाता है। ओके, यानी विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? कृत्रिम